नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए सीएम होंगे। सिद्धारमैया 15 मई को ही दिल्ली आ गए थे, जबकि डीके शिव कुमार आज दिल्ली पहुंचे। इससे पहले 13 मई के बाद से लगातार कर्नाटक के नए सीएम को लेकर कांग्रेस में लंबा मंथन चला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की होड़ के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और राज्य में सरकार गठन पर चर्चा की। खड़गे के आवास पर हुई बैठक में उनके और राहुल गांधी के अलावा पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला शामिल थे। पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के 3 पर्यवेक्षकों के साथ गहन मंत्रणा की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका था। सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बने थे। फिलहाल सीएम पर मंथन चलने के बाद पूर्व विरान लग चुका है। कर्नाटक के लिए नए सीएम के रूप में सिद्धारमैया के नाम का चयन हो चुका है। इसकी पुष्टि विकिपीडिया के साइट से हो रही है, जिसमें सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बताया गया है और उनके प्रोफाइल को अपडेट भी कर दिया गया। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो चुके हैं। अब जान लेते हैं सिद्धारमैया के बारे में कुछ खास बातें और कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, आखिर सिद्धारमैया को ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिली, एक नजर में ये भी जानते हैं। कुरबा समुदाय से आते हैं सिद्धारमैया। सूबे में तीसरी सबसे बड़ी आबादी इसी समुदाय की है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जा रहा है। इसके अलावा सिद्धारमैया का जो सियासी सफर है वो साल 1983 में शुरू हुआ था। इस साल पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनकर आए थे सिद्धारमैया। तो ये जो है राजनीतिक सफर रहा है सिद्धारमैया का। उसके बाद पहली बार निर्दलीय विधायक भी चुने गए थे सिद्धारमैया। तो जो राजनीतिक सफर है 1983 से जैसे शुरू हुआ, वो हर एक सफर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब निर्दलीय विधायक चुने गए, उसके बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। साल 1994 की बात की जाए तो जनता दल की सरकार बनी। उस समय सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम का पद मिला था। सिद्धारमैया करीब 2.5 दशक तक जेडीएस के साथ जुड़े रहे। जो आज जेडीएस एक किंग मेकर की भूमिका निभा रही थी कर्नाटक में, इसी जेडीएस के साथ 2.5 दशक तक सिद्धारमैया जुड़े रहे पार्टी के साथ। उसके बाद उनका इस पार्टी से मोह भंग हो गया। जेडीएस छोड़ने के बाद सिद्धारमैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। साल 2005 की बात करें तो साल 2005 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, यानी कि 2005 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। सिद्धारमैया का जो ये राजनीतिक सफर रहा 2005 के बाद बढ़ता ही चला गया। उनका जो कद है वो लगातार बड़े नेताओं में गिना जाने लगा। तो साल 2013 की बात करें तो 2013 में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बना दिया। इसीलिए हम कह रहे थे कि 2005 के बाद जब कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो एकदम से सिद्धारमैया जो है वो बड़े नेता के तौर पर जाने लगे और 2013 में वो मुख्यमंत्री कर्नाटक के हो गए। अब उसके बाद 5 साल तक उन्होंने कर्नाटक पर शासन किया, यानी कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद 2 बार डिप्टी सीएम और 1 बार सीएम भी रहे हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने चावल योजना और इंदिरा कैंटीन समेत कई योजनाएं चलाई। ये 2 योजनाओं की बात हम अगर आज कर रहे हैं तो ये इसलिए भी क्योंकि कर्नाटक में इन योजनाओं के दम पर भी सिद्धारमैया की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी है। गरीबों के बीच ये योजना काम करती हुई नजर आई। इन योजनाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसका जिक्र अभी मैं कर भी रही हूं आपसे। सिद्धारमैया गरीबों के मसीहा बनकर उभरे, क्योंकि गरीब के घर उनकी थाली पर खाना पहुंचने लगा। इसीलिए सिद्धारमैया जो है गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। स्कूल जाने वाले छात्रों को 150 ग्राम दूध देने की योजना सिद्धारमैया सरकार ने चलाई और स्कूलों में जब इस योजना को चलाया गया तो जनता ने इस योजना को सराहा और इसके साथ ही साथ उन्होंने सिद्धारमैया को बड़े नेता के तौर पर भी वो देखना शुरू हो गए। और अब तो सिद्धारमैया के अलग समर्थक भी जाने जाते हैं। जिस तरह से डीके शिव कुमार के समर्थक है, उसी तरह से सिद्धारमैया के भी समर्थक हैं। इससे पहले डीके शिव कुमार का नाम सीएम के रेस में आगे चल रहा था। डीके शिव कुमार को कर्नाटक ऑफ द मैन कहा जाता है। हालांकि सिद्धारमैया कर्नाटक के नए सीएम हो गए हैं, लेकिन डीके शिव कुमार का कद भी कर्नाटक के सियासत में काफी बड़ा है
और इन्हें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का शिल्पकार कहा जाता है। आपको डीके शिव कुमार के सियासी सफर के भी बारे में बताएंगे। इसीलिए ये जो दोनों बड़े नेता थे, ये कद्दावर नेता तो थे ही थे, लेकिन रेस में दोनों आगे चल रहे थे और ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि आखिर कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया हो गए हैं, लेकिन अब डीके शिव कुमार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जीत के शिल्पकार माने जाते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं। बड़ा समुदाय है ये। वोकालिगा लिंगायत के बाद दूसरा किंग मेकर समुदाय है। 1980 में छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत डीके शिव कुमार ने की। इसके बाद कांग्रेस में फायर ब्रांड नेता के तौर पर इनकी पहचान बनी है और डीके शिव कुमार को कर्नाटक में संकट मोचक के तौर पर भी जाना जाता है। इसलिए आखिरी वक्त पे जो इनका फैसला होता है, कहा जाता है कि ये कांग्रेस को उबार लेते हैं, इसीलिए इनको संकट मोचक कहा जाता है। और इस बार बजरंग बली कहीं ना कहीं इन पर कृपा बरसाते हुए नजर आए कि इनकी पार्टी जो है वो जीत गई कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस को खड़ा करने का श्रेय भी डीके शिव कुमार को ही जाता है। 1989 में डीके शिव कुमार साथनूर से चुनाव जीते थे 4 बार। 1989, 1994, 1999 और 2004 में साथनूर से ही ये चुनाव जीते। उसके बाद जैसे इनका सियासी कद आगे बढ़ा तो 2008 में कनकपुरा विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की। फिर उसके बाद 5 साल के बाद जब आगे ये कुनबा बढ़ा और अब 2013 की तरफ जब डीके शिव कुमार पहुंचे तो उस वक्त इसी सीट से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। कर्नाटक के सबसे अमीर विधायक, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में ये बेहद माहिर है। इसीलिए कहा जाता है डीके शिव कुमार की कर्नाटक में जो स्ट्रेटेजी है वो भी दिलचस्प है। बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटेजी जो है, यानी कि जो रणनीति है, वो बना लेते हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। खबरों की माने तो इस सुविधा का उद्घाटन भारत में केमिकल फ्री टिकाऊ कृषि के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये सुविधा कृषि और बागवानी फसलों में कीट प्रबंधन के नॉन केमिकल विकल्पों को बढ़ावा देने में मदद करेगी। साथ ही साथ प्रशिक्षित अधिकारी स्थायी कृषि के तरीके को अपनाने और कीट प्रबंधन के लिए जरूरी कदम को बढ़ावा देंगे, जिससे कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें ये सुविधा देश में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्र में किसानों के ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। कंट्रोल लेबोरेटरी का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अलग अलग फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग के प्रभाव को कम करने के साथ साथ खेती की लागत को कम करना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए जैव नियंत्रण का उपयोग जरूरी है। उधर G20 की दूसरी संस्कृति समूह की बैठक में जी किशन रेड्डी ने कहा, वैश्विक नीति निर्धारण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संस्कृति के पास वर्तमान की चुनौतियों के समाधान के लिए समाधान होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, G20 की दूसरी संस्कृति समूह प्रतिनिधियों में आपसी संवाद को बढ़ावा देने और मिलजुल कर काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जी किशन रेड्डी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम का प्राचीन भारतीय दर्शन विश्व को एक परिवार के रूप में रहने पर बल देता है। सांस्कृतिक सहभागिता पर जोर देते हुए रेड्डी ने यह कहा, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाकर देना, उसे बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा कर हम विकास कर सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। जहां केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, सभी विभागों में भर्ती के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश दिए गए। लगभग 10 लाख भर्तियों को केंद्र सरकार द्वारा भरा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिसेस है, जितने भी उस एम्प्लॉयमेंट का वैकेंसीज है, वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदेश दिया है। इसके अंदर लगभग देश में 10 लाख जो वैकेंसीज है उसको फिलअप करने का काम शुरू हो गए। 1,70,000 से 1 लाख तक जो वैकेंसीज है लगातार फिलअप कर रहे हैं। 15 अगस्त तक पूरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो
गवर्नमेंट ऑफिसेस में वैकेंसीज है, सभी वैकेंसीज को फिलअप करने वाले हैं। इसके कारण रोजगार मिलता है बेरोजगारों को। दूसरा, ऑफिसेस में काम और तेज गति से आगे हो सकता है। देश में पहली बार केरल सरकार ने राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की शुरुआत की, जहां मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा, 60 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी इस कोष के तहत पेंशन के हकदार होंगे। ये कोष चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह सहित कई लाभों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा, राज्य में 27 लाख लोग मनरेगा पर निर्भर हैं और श्रमिकों को कोष में योगदान के रूप में 50 रुपए महीना राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत के मामले की जांच सीबीआई सीआईडी करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि प्रदेश के विल्लुपुरम में 9 और चिंगलपट्टू में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। इस पूरे मामले में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चल गया है कि नकली शराब बनाने के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता था। घटना के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। साथ ही चिंगलपट्टू के एसपी के तबादले का आदेश दे दिया। पुलिस ने बताया, जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनमें से 3 की मौत 13 मई को हो गई थी। इसके साथ ही महिला सहित 2 और लोगों की मौत 14 मई को हुई थी। मामले को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तमिलनाडु विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पलानीस्वामी के विल्लुपुरम में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े लोगों से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि दूध और शहद की नदियां बहाने का चुनावी वादा करने वाली सरकार के राज्य में शराब की नदियां बह रही हैं। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहरीली शराब त्रासदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो आंखों की रोशनी समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में बीमार लोगों से मिलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ये बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। ये सरकार पिछले 2 साल में कोई योजना नहीं लाई। नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने 19 साल की विरलापल्ली नंदिता को बधाई दी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज में अच्छा प्रदर्शन किया। विश्व शतरंज संघ द्वारा महिला उम्मीदवार मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त की है। सीएम ने नंदिता को आवश्यक प्रशिक्षण और अन्य खर्चों के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। इसके लिए सीएम ने अपने सचिव भूपाल रेड्डी को इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, क्योंकि पार्टी नेता नारा लोकेश की युवा गलम पदयात्रा श्रीशैलम विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। दरअसल इस पदयात्रा की शुरुआत वाईएसआरसीपी सरकार के जन विरोधी फैसले के विरुद्ध में शुरू किया गया। इसी कड़ी में टीडीपी के नेता लोकेश ने 100 दिनों की पदयात्रा निकाली थी, जिसके जरिए लोगों को सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया जा सके। बता दें, नारा लोकेश के 100 दिनों की पदयात्रा सफल होने के अवसर पर पार्टी ने विशेष रैली और कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर वंदना दास की हत्या के खिलाफ 12 घंटे तक भूख हड़ताल करने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला मोर्चा का कहना था कि डॉक्टर वंदना की हत्या के खिलाफ भूख हड़ताल का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करने की मांग करना है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था, हम स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के साथ खड़े हैं। अस्पताल में अध्यादेश लाने और कैमरे लगाने की उनकी मांग है और डॉक्टर वंदना को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।
क्योंकि डॉक्टर वंदना की हत्या के बाद डॉक्टर, खासकर युवा डॉक्टर, डर की स्थिति में है। इससे पहले 11 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधित्व केरल के सीएम पिनाराई विजयन से मिला था, जहां उन्होंने डॉक्टर की हत्या के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर कुछ मांगे उठाई थी। बता दें, डॉक्टर वंदना की हत्या एस संदीप नाम के शख्स ने अस्पताल में चाकू मारकर की थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अन्य लोगों पर भी हमला किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। चाकू लगने से एक होमगार्ड और एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए, जिसके बाद केरल की एक अदालत ने हाउस सर्जन डॉक्टर वंदना दास हत्या मामले में आरोपी जी संदीप को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, यूडीएफ छोड़ने वाले सभी लोग एक मोर्चे पर लौट आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, केरल कांग्रेस सहित अन्य लोगों ने गलतफहमी के कारण 2 साल पहले मोर्चा छोड़ दिया था। इसीलिए जो लोग गलतफहमी की वजह से मोर्चा छोड़कर चले गए थे, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, यूडीएफ में अभी मोर्चा बदलने की कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। कोई भी फैसला उन लोगों से सलाह लेने के बाद ही लिया जाना चाहिए जो सबसे आगे है। ईडी के अधिकारियों ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी लाइका के परिसरों पर छापा मारा। हालांकि इस छापेमारी के संबंध में प्रोडक्शन कंपनी से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लाइका ने बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में पोनियन सेल्वन 1 और 2 का निर्माण किया। खबरों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद चेन्नई में लगभग 8 परिसरों में तलाशी ली गई। बता दें, लाइका प्रोडक्शंस की स्थापना 2014 में सुभास्करण अली राजा द्वारा की गई थी। इसके साथ ही लाइका प्रोडक्शंस लाइका मोबाइल का एक सब ग्रुप है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में अमीरा प्योर फूड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 21 संगठनों पर छापेमारी की थी। ईडी ने कहा, उन्होंने दिल्ली और गुरुग्राम में अमीरा प्योर फूड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा ईडी ने लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के दौरान धन शोधन रोधी कानून के तहत लगभग 457 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ये मामला केरल के लॉटरी की बिक्री में हुई धोखाधड़ी से कथित तौर पर सिक्किम सरकार को हुए 900 करोड़ रुपए के नुकसान से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 मई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। एनजीटी ने राज्य के अवुलापल्ली रिजर्वायर को मिली पर्यावरण मंजूरी को खारिज कर दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस पूरे मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मामले को सूचीबद्ध किया। रोहतगी ने कहा कि ये एक असाधारण मामला है, जहां हरित अधिकरण ने रिजर्वायर को मिली पर्यावरण मंजूरी को खारिज कर दिया। गौरतलब है, एनजीटी ने अवुलापल्ली रिजर्वायर के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से मिली पर्यावरण मंजूरी को 11 मई को खारिज कर दिया था। हिंदुस्तान मक्कल सेवई एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और राज्य सरकार से मल्टीप्लेक्स थिएटरों में द केरला स्टोरी दिखाने की मांग की। सेवई एसोसिएशन ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट में एक याचिका प्रस्तुत की। बता दें, जब से द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है, तब से ये फिल्म चर्चा और विवादों में है। इससे पहले इस फिल्म को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन किया गया था और फिल्म का सिनेमाघरों में प्रदर्शन को रोकने की मांग भी की गई थी। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। फिलहाल सेवई एसोसिएशन ने फिल्म दिखाने की मांग करते हुए मौन प्रदर्शन किया। तेलंगाना में तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को काफी परेशानियां होने लगी हैं। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है।
इस स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि वो घर से बाहर कम निकले, खास तौर पर दोपहर के समय जब जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है ये समय चरम तापमान का है, इसीलिए लोगों से अपील है कि वो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरते। लोगों का कहना है कि तापमान बहुत अधिक है और तापमान ज्यादा होने से घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। भीषण गर्मी होने की वजह से दोपहिया वाहनों में सफर करना आसान नहीं है। पहले बारिश के कारण थोड़ी ठंडक थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। चेन्नई से चेंगलपट जा रही ट्रेन से 5 डिब्बे अलग हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। खबरों की माने तो ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चेन्नई से चेंगलपट के लिए निकली थी, लेकिन अचानक रास्ते में 5 डिब्बे ट्रेन से अलग हो गए, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक EMU ट्रेन रुकी रही और यात्रियों को काफी दिक्कतें होने लगी। इस घटना के पीछे की वजह कोचों के बीच कपलिंग टूटना बताया गया है। एप्पल कंपनी अब भारत में अपने बिजनेस का विस्तार करने जा रही है। एप्पल का सप्लायर फॉक्सकॉन तेलंगाना में $500 मिलियन का निवेश करेगी। फॉक्सकॉन हैदराबाद जिले के कांकेर कला में प्लांट स्थापित करेगा। तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पहले स्टेज में 25,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। दरअसल तेलंगाना सरकार और फॉक्सकॉन के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कंपनी के द्वारा नए प्लांट के जरिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का वादा हुआ है। बयान में कंपनी ने राज्य को कारोबार के लिए माहौल देने के लिए धन्यवाद कहा। कोविड महामारी और बीजिंग में सख्त लॉकडाउन की वजह से चीन में फॉक्सकॉन कंपनी को एप्पल के नए डिवाइस और अन्य तरह के प्रोडक्शन पर असर हुआ था। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच टेंशन की वजह से भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को चीन से निकालना चाह रही थी। हैदराबाद में पुरानी परंपराओं को फिर से वापस लाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जिसके तहत बच्चों को पॉटरी क्लासेस सिखाई जा रही है। दरअसल हैदराबाद में अवर सेक्रेड स्पेस की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ये अपनी तरह की पहली पहल है जहां छोटे बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाने की क्लास दी जा रही है। पहले शुरू करने वाले शिक्षक का कहना है कि मिट्टी के बर्तनों की कक्षाएं बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनाने में मदद करेगी। साथ ही इसके लिए बच्चों को उनकी रचनात्मकता का पता लगाने और उसे साकार करने में भी मदद करेगी। मिट्टी के बर्तनों की कक्षाओं के शिक्षक का कहना है कि उनके पिता पिछले 30 सालों से कई स्कूलों में मिट्टी के बर्तन के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इसी कड़ी में इस गर्मी में बच्चों को 1 सप्ताह का पॉटरी कोर्स सिखाया जा रहा है, जिससे कि वो अपने हाथों और खुद की रचनात्मकता का उपयोग करके बर्तन बनाना, बर्तनों को सजाना सीखते हैं। वो क्ले मॉडलिंग और पॉटरी करते हैं। इसके साथ ही शिक्षक का यह भी कहना है कि बच्चे बर्तन बनाने में बहुत उत्साही हैं। जब वो बर्तन बनाते हैं तो बर्तन का आकार बदलता है, जिससे कि हाथ और उनके दिमाग के बीच तालमेल बनाने में मदद करता है। आमतौर पर बड़े लोग लगभग 3 महीने तक हर रोज अभ्यास करके मिट्टी के बर्तन सीख सकते हैं, जबकि बच्चे इस कार्य को और भी जल्दी सीख जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।